ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर कब्जा की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा की, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला रही थी। लेकिन ब्रिटेन के लोग ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका हाथ में इंडिया का कुछ टेरिटरी लग गया है, उसको कंट्रोल किया जाए। इस कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन से थोड़ा सा मैप बना देते हैं। हम लोग शॉर्ट में ही मैप बनाए हैं कि यहाँ तो वैसे पता ही है अमेरिकाज है। तो एक कंपनी ब्रिटेन से निकल करके और इंडिया में कुछ टेरिटरी को कब्जा कर लेती है। ब्रिटेन में डिमांड उठता है कि इस कंपनी को कंट्रोल किया जाए और इसको ब्रिटिश लोगों का फायदा के लिए संचालित किया जाए। इस पर्पज से ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ कानून बनाती है। तो कानून बनाती है, पहला कानून जो लाती है 1773 में, पता है क्या आपको? नहीं पता है? 1773 सनी रेगुलेटिंग एक्ट, तो वो लाती है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाती है? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का शासन कैसे करे उसको बताया जा सके। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक कानून बनाते हैं। ये कानून जो होता है वो भारत का संविधान के जैसा काम कर रहा होता है। एंड दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ कमियां पाई जाती है। 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आता है। इसके बाद सीधा सप्लीमेंट्री एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हो क्या रहा है, बार बार कानून बनाया जा रहा है ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जा सके। फिर आता है 1786 में आता है सप्लीमेंट्री एक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब जब कंपनी का चार्टर एक्सपायर हो रहा होता है तब तब कंपनी का चार्टर को रिन्यू किया जाता है। और इसके बाद आते हैं चार्टर टैक्स। तो 73 से 20-20 साल जोड़ते चले जाइए। 1793 में चार्टर्ड एक्ट आता है, चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। फिर आता है 1813 में चार्टर्ड एक्ट। फिर 1833 में चार्टर्ड एक्ट। फिर 1853 में चार्टर्ड एक्ट। सब सेम, हर 20-20 साल में आता है। ठीक है, उसमें चेंजेस किए गए ना, फिर बार बार नया नया जरूरत पैदा हुआ तो उसमें चेंजेस किए गए। तो इस तरह से चार्टर्ड एक्ट आए। और इसके बाद क्या सनी? इसके बाद तो सर 1858 में फिर वो ट्रांसफर कर दिया था। क्या एक्ट क्या है? 1858 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दैट इज एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब एक्ट्स आए। तो एक्ट्स में कुछ 1853 से बात कर रहे हैं। 1853 में जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां रही होंगी। 1858 का एक्ट में कुछ कमियां रही होंगी। इस कारण से एक नया एक्ट बनाने का जरूरत पड़ा। दिस इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया टू एक्सपैंड द काउंसिल, यानी कि एक सोचा गया कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी
वो लेजिस्लेटिव बॉडी भारत के लिए कानून बनाएगी। तो अच्छा, खैर पहले इसको बात करने से पहले भी बता दें कि एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था जिसमें कि इंडिया को चलाने के लिए एक डेलिबरेटिव बॉडी का मतलब होता है परामर्शीय विचार विमर्श वाली निकाय की संस्था, जिसमें विचार विमर्श हो भारत को कैसे चलाया जाए उसको क्रिएट किया गया। पहले भी था लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, बात करेंगे। पहले भी था तो इसका नाम बदल दिया गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो आया। इंडियन काउंसिल एक्ट में 1861 में कुछ कमियां थी, तो बाद में दो और इंडियन काउंसिल एक्ट बने। दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बाद में दो और बने। तो कुल मिलाकर के 3 इंडियन काउंसिल एक्ट बने हैं, एक 1861, एक 1892 और एक 1909। इसमें इन एक्ट्स के थ्रू इंडियन लोगों को कानून बनाने में शामिल किया गया। 1861 में पहली बार इंडियन लोगों को कानून बनाने में शामिल किया गया। इंडियन लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उन लोगों को थोड़ा और ज्यादा नंबर दिया गया कानून बनाने के लिए। 1892 में थोड़ा और ज्यादा लोग इंडियन लोग आ सके। इससे भी इंडियन लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए तो 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना, इसमें और भी एक्सपेंड किया गया काउंसिल को, और इसमें कुछ इलेक्टेड एलिमेंट्स लाए गए। 1892 में भी लाए गए। 1800 थोड़ा और भी बात करें कि 1861 में पूरी की पूरी तरह से नॉमिनेटेड जो इंडियन लोग थे वो पूरी तरह से नॉमिनेटेड थे। सरकार जो चाहती थी इंडियन लोगों को वही इंडियन लोग आते थे। तो इंडियन लोग जब विरोध किए और इसमें बहुत ही कम इंडियन लोगों को लाया जाता था, तो 1892 में जो एक्ट आया उसमें कुछ इलेक्टेड एलिमेंट्स भी आए जो चुन करके पहुंचेंगे। ठीक है, कौन चुनेगा अभी उसमें मत जाइए क्योंकि चुनना बड़ा डिफिकल्ट था वो, क्योंकि आपको पता है कि जनता का वोटिंग राइट्स, जनता को वोटिंग राइट्स तो आजादी तक नहीं मिला था जनता को। ठीक है, तो अमीर लोग ही वोटर होते थे। अभी जनरल बात समझिए। तो वोटिंग राइट्स, बट स्टिल यहां पर तो कोई भी वोट नहीं करता था कि कौन इंडियन इंडिया का कानून बनाने में, कौन इंडिया का कानून बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर पूरी तरह से अंग्रेज डिसाइड करते थे। यहां पर कौन इंडिया का कानून बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, ये कुछ हद तक जनता का कुछ हिस्सा डिसाइड करता था। और यहां पर इंडियन लोगों का संख्या बढ़ाया भी गया। और 1909 में थोड़ा सा इलेक्शन का सिस्टम को भी बढ़ा दिया गया और इंडियन लोगों की सीटें भी बढ़ा दी गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो 3 काउंसिल एक्ट आए हुए हैं, इन काउंसिल एक्ट में कानून बनाने में इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन को धीरे धीरे करके बढ़ाया गया है। इंडियन लोग जब इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, बोले कि केवल कानून हम बना रहे हैं लेकिन कानून लागू क्यों नहीं करेंगे, वी विल एडमिनिस्टर ऑल्सो। ठीक है, अभी तक जो था, अभी के हिसाब से समझेंगे तो हेलमेट पहनने पर कितना फाइन होगा ये तो हम डिसाइड करने के लिए आप हमको बुला लिया, अंग्रेज लोगों को बोल रहे हैं कि हमको बुला लिया, लेकिन हम फाइन कलेक्शन क्यों नहीं करेंगे। फाइन कलेक्शन भी करेंगे, हमारे यहां तो पुलिस भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से इंडियन लोग का डिमांड बढ़ गया कि नहीं, हम केवल और केवल हम कानून नहीं बनाएंगे, हम तो सरकार भी चलाएंगे। तो फिर सरकार कुछ कानून लाई जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, सब में फर्क थोड़ा थोड़ा एक ही बार में बता दे रहे हैं। ये सब यहां तक टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। ये टू एक्सपैंड द काउंसिल, यानी जो पार्लियामेंट टाइप का जो बॉडी था उसका थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाना, एंड टू एसोसिएट इंडियंस इन लॉ मेकिंग। ठीक है, तीनों। और इस दोनों में to bring some elected elements in councils, मतलब कुछ लोग इलेक्शन लड़के काउंसिल में जा सके। वो यहां पे जो नहीं था यहां पे हुआ, यहां एक्सपेंड भी किया गया, थोड़ा इलेक्शन भी लाया, बट इलेक्शन जो था बहुत लिमिटेड था, वो बात बाद में करेंगे। ठीक है, यहां तक 1861 से लेकर के 1909 का एक्ट तक इंडियन लोग कानून बनाने में पार्टिसिपेट किए। यस, दे पार्टिसिपेटेड। लेकिन आपको पता है कि जब कोई आदमी एमपी या एमएलए बन जाता है, अभी भी वही टेंडेंसी है, तो बोलता है इनको मिनिस्टर बना दो। मिनिस्टर बनने के लिए तो एक पार्टी छोड़ करके दूसरा पार्टी में चले जाते हैं, नहीं तो डिप्टी सीएम बना दो। हुआ ना महाराष्ट्र में, तो केवल और केवल लोग इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में भाषण देना उतना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करे, मंत्री बन जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो इंडियन लोग कर नहीं रहे थे, तो इंडियन लोग खूब डिमांड करना शुरू कर दिए कि गवर्नमेंट भी हम ही लोग चलाएंगे। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन देने के लिए कानून लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, इसके बाद तो फिर 47 वो पावर ट्रांसफर कर ही दी। तो एक ओवरऑल पिक्चर आप लोगों को दे चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट बनाने का जरूरत ही क्यों पड़ा। अब आते हैं कि क्या कमियां थी। कमियां ये थी, पहली बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 only provided for, only changed home government। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था वो केवल जो लंदन का जो गवर्नमेंट था उसको चेंज किया, वो इंडिया में कोई छेड़खानी नहीं किया, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लोगों का यह मानना था कि अप टू दिस पॉइंट 1853 चूंकि इंडियन लोग काउंसिल में नहीं होते थे, याद कीजिए फिर तब कि कौन बनाया विडोरियो मैरिज एक्ट? अंग्रेज लोग बनाए। क्या कोई कानून बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें हाथ उठाने में क्या कोई इंडियन भी था क्या? हाँ, कोई इंडियन जो था काउंसिल में नहीं था, बाहर से प्रेशर दे रहे थे, अंदर में इंडियन नहीं थे। अगर इंडियन होते तो कुछ जरूर बोलते कि लोग बड़े नाराज हो जाएंगे। ठीक है, ये लोग पिटीशन भले लिखते थे इंडियन लोग, लेकिन अंदर में कानून बनाने में इनका कोई राय नहीं लिया जाता था। विधवा विवाह जो लागू किया वो अंग्रेज लोग मीटिंग करके लागू किया। यस, बाहर से जरूर प्रेशर था इंडियन लोगों का, लेकिन जो हाथ उठाए होंगे यस आई एग्री वो सब अंग्रेज थे। ठीक, समझ रहे हैं ना मेरा बात? क्या पूछा? ठीक, तो अगर इंडियन एलिमेंट हुए होते
तो हो सकता है सरकार को भनक लग जाता कि ऐसा ना हो कि रिवोल्ट हो जाए। जब जनरल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एक्ट आ रहा था कि सोल्जर्स को बर्मा जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा समुद्र के रास्ते, तो अगर इंडियन एलिमेंट अवधि लोग इसमें होते तो बता दिए होते कि ऐसा ना हो कि सेना में डिसअफेक्शन हो जाए। ठीक, अंग्रेज लोग इस बात को अब मानने लगे थे रिवोल्ट के बाद कि इंडियन लोगों का एसोसिएशन नहीं करना इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ रिवोल्ट, कि हम लोगों को पता चल करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं था कि इंडियन क्या चाहते थे। तो 1857 का रिवोल्ट इनका आंख खोल दिया कि इंडियन लोगों को एसोसिएट किया जाना चाहिए लॉ मेकिंग में, बीच बीच में उनका गुस्सा निकलना चाहिए, वही असेंबली में ही सही, ताकि पता भी चल सके कि क्या ये लोग सोच रहे हैं। तो 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसी में सोचा जा रहा था कि इंडियन एलिमेंट्स लाए जाए, लेकिन इंडियन एलिमेंट्स अगर बहुत कम लाए जाते हैं तो सोचा गया कि इट विल बी इनइफेक्टिव अगर एक लोगों को, एक आदमी को लेके आ जाए तो, क्योंकि काउंसिल उस समय 4 की होती थी। ठीक है, 4 की काउंसिल प्लस लॉ मेंबर्स कुछ होते थे लॉ मेकिंग पर्पस, आपको लोग को याद होगा, है ना, 4 का काउंसिल प्लस एक लॉ मेंबर और प्लस 6 लोग और एडिशनल कुछ थे। हम लोग 1853 जाकर के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लॉ मेकिंग में अगर इंडियन लोगों को लाते हैं और बहुत कम लाते हैं तो इट विल बी इनइफेक्टिव, और अगर इंडियन लोगों को ज्यादा ला देते हैं तो भी एक दिक्कत है। ऐसा सोचा गया कि ये लोग सोचेंगे कि रिवोल्ट के कारण डर गए लोग। तो 1858 में चूंकि रिवोल्ट अभी चल ही रहा था, इसीलिए चेंजेस नहीं किए गए होम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में, और ये सोचा गया कि थोड़ा मामला सेटल डाउन हो जाता है, थोड़ा शांति हो जाता है, तब हम लोग इंडियन गवर्नमेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हाँ, होम गवर्नमेंट, और यही बता दिए कि रिवोल्ट ब्रॉट होम the need to associate Indians मतलब कि उन लोगों को पता चल गया कि अगर इंडियन लोगों को नहीं एसोसिएट करेंगे तो एक ही तरीका बचेगा, रिवोल्ट, जिससे इंडियन लोग अपना बात बताएंगे। हम लोग का कॉमन लाइफ में भी ना ये होता है, अगर जैसे गार्जियनशिप में अगर गार्जियन अगर केवल और केवल जो होता है ना खाली इंस्ट्रक्शन देता है ना, ऐसा करो वैसा करो, और बच्चे जो होते हैं वो केवल और केवल फॉलो करते हैं, तो कभी कभी किसी किसी टाइम बच्चे विस्फोट कर देते हैं, पूरा बात गिना देते हैं, इस दिन ऐसा बोले थे, उस दिन हमको बुखार लगा था, फिर भी आप मार्केट भेजे थे, एंड सो ऑन। तो जरूरी है कि मार्केट भेजने से पहले पूछ लिया जाए कि कुछ दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी। ठीक, हम पढ़ना था फिर भी हमसे खाना बनवाए थे, मेरा एग्जाम था फिर भी, तो खाना बनवा तो देंगे, लेकिन कभी ना कभी एक दिन विस्फोट हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है कि विस्फोट से ना पता चले, ये लोग मतलब इनको एसोसिएट किया जाए, ये सोचा गया। और इस व्यू के सैयद अहमद खां भी थे, उनका भी समझना था कि इंडियन लोगों को अगर एसोसिएट किया जाता तो रिवोल्ट नहीं हुआ होता।
इंडिया में जो इंडिया में जो सिस्टम था अभी गवर्नमेंट का, एक होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां पे? हाँ, बंगाल में कहा क्या? हाँ, कलकत्ता में। कितना बार पढ़े कलकत्ता में? नहीं पढ़े। कलकत्ता में ही ना था सब कुछ। हाँ, कलकत्ता से बाद में दिल्ली ट्रांसफर हुआ। क्या बोलेगी फिर? हाँ, वो तो होम गवर्नमेंट का पार्ट हो गया ना। कब ट्रांसफर हुआ दिल्ली? हाँ, 1912 में हुआ। 1912 में कौन था वायसराय? हार्डिंज। हाँ, दिल्ली दरबार। अच्छा खैर, एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है कि हाँ, तो बातें कर रहे थे कि इंडिया में जो गवर्नमेंट थी, जो जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, दिस वाज लोकेटेड इन कलकत्ता। और बहुत सारे प्रोविंसेस थे ना, हम लोग पढ़े थे ना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। बाद में अवध मिला के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध ऐसे करके ऐसे सब नाम था ना, पढ़े थे वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। क्या सोच रही? फ्रंटियर नहीं, नॉर्थ वेस्ट भी पढ़े थे हम लोग। जो आज का यूपी है ना, वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था। वो बाद में नाम पड़ा उसका। इस टाइम में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बोलते थे इसको। रिवाइज कर लीजिएगा जाके, उधर का हिस्ट्री गायब हो चुका है जो इधर में मॉडर्न बताए थे। हिस्ट्री तो रिवीजन जब 3-4 बार हो जाएगा ना, तभी दिमाग में बैठेगा पूरी तरह से, नहीं तो बहुत दिक्कत है हिस्ट्री में। तो खैर, बात यह है कि बहुत सारे जगह कब्जा में आ चुका था। उसमें से 3 जो थी वो थी प्रेसिडेंसीज। ठीक है, क्या 3 प्रेसिडेंसीज थी? हाँ, ठीक है। तो ये जो था हमारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। इन 3 प्रेसिडेंसीज को जो इस समय का थोड़ा सा बता रहे, सेटअप बता रहे हैं, ये 3 प्रेसिडेंसी जो थी वो उसको रूल करने वाला जो था, तो अभी अच्छा ठीक है, 3 प्रेसिडेंसीज प्रोविंसेज, 3 प्रेसिडेंसीज कलकत्ता नहीं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। इनको कौन रूल करता था? क्या? नहीं, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर इन काउंसिल, नॉट गवर्नर जनरल, इट वाज गवर्नर इन काउंसिल। शुरुआत में गवर्नर जनरल इन काउंसिल बंगाल को रूल करता था ना। फिर बाद में उसका ये कर दिया गया गवर्नर। तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रूल करने लगा बंगाल को बाद में। इसका मतलब है कि हाँ, 1853 का एक्ट से, तो 1853 का एक्ट से वो उसको रूल करने लगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसका मतलब यह है कि तीनों जो प्रोविंस, एक जनरल से बात बोल रहे हैं कि दे वर रूल्ड बाय गवर्नर इन काउंसिल, गवर्नर नॉट गवर्नर जनरल, दे वर गवर्नर। ठीक, और बाकी जो प्रोविंसेस थे, जो बाकी प्रोविंस है, जैसे हम बताए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, इनको रूल करने वाला जो था उसको था लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर।
सेटअप बता रहे हैं 1861 के पहले का। 1861 के पहले 3 प्रेसिडेंसीज रूल्ड बाय बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, रूल्ड बाय गवर्नर इन काउंसिल, और प्रोविंसेस जो थे, बाकी जो जगह थे वो रूल किए जाते थे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर। अच्छा, अब मुद्दा क्या है कि गवर्नर को कौन करता था अपॉइंट? हाँ, क्राउन या गवर्नर जनरल? क्राउन, क्राउन करता था। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे, अभी तो 4-5 दिन ही हुआ। ठीक है, इसको करता था क्राउन, दोनों को ही क्राउन, और चीफ कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था। तो किसको ज्यादा ऑटोनॉमी होगा? गवर्नर काउंसिल को होगा। और ये जो तीनों प्रोविंस थे ये ज्यादा ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे कंपेयर टू अदर प्रोविंसेज। ठीक ठीक है। अब क्या है कि जब गवर्निंग काउंसिल, तो काउंसिल भी है, काउंसिल है यानी कि उसको वहां पर कानून भी बनेंगे ना। अरे ये जगह पे, लेकिन धीरे धीरे करके इनका कानून बनाने का जो पावर था वो छीन लिया गया था। किस एक्ट से छीना गया था? ऐसा पहले पढ़ा चुके इसलिए पूछ रहे हैं। यस, करेक्ट। 1833 का जो एक्ट था, 1833, ये कानून बनाने का जो पावर था ये प्रोविंसेस से छीन लिया था। यानी सारा देश के लिए, इंक्लूडिंग ऑल द प्रोविंसेस के लिए कानून बनाने का काम गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही करता था, जो कलकत्ता में बैठा हुआ होता था। तो फिर ये क्या करते थे? देवर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, केवल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कानून वहां से बनेगा। अगर कानून कलकत्ता से बैठ के बनता है तो फिर वही बात शुरू हो जाएगा कि लोकल जो डिमांड्स वो नहीं पता चलेगा। लोकल डिमांड्स, लोकल वेरिएशंस, लोकल कंडीशंस वो तो पता नहीं चलेगा। कानून जो होगा इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। आप देखते ही हैं पार्लियामेंट से कोई कानून बन जाता है और वो कानून जो होता है वो कानून कई जगह पे लागू नहीं हो पाता है। जैसे नागालैंड में विमेन रिजर्वेशन बिल, जो पंचायत वगैरह में रिजर्वेशन है वो नागालैंड में आप देखे नहीं लागू हो पाया, क्योंकि इट वाज कट ऑफ फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। वहां के लोग जो है वो लड़कियों को वो नहीं देख सकते हैं कानून बनाने वाले जगह पे। ठीक, तो ऐसा होता है। तो एनीवे ये कमियां थी अभी तक जो कुछ। तो हाँ, तो अगर प्रोविंसेज लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर 1830 कानून नहीं बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि लोकल कंडीशंस गॉट इग्नोर्ड। तो ऐसे हम उठा रहे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अभी तक हम बात एक्चुअली कर क्या रहे, बात ये कर रहे हैं कि 1861 का कानून लाने का जरूरत क्या पड़ा, क्यों? इसलिए क्योंकि इंडियन एलिमेंट को लाना जरूरी था, नहीं तो विद्रोह से ही इंडियन लोग बता पाते कि क्या गलती हुआ है। दूसरी बात कि प्रोविंसेज को कानून बनाने का पावर नहीं था और इसलिए लोकल कंडीशंस जो थे वो इग्नोर हो जाते थे। तीसरी बात, लास्ट बात, कि 1853 में जो डेलिबरेटिव बॉडी था गवर्नर जनरल काउंसिल, और उसमें जो और भी मेंबर थे जो कानून बनाने के लिए बैठते थे। ठीक है, आप लोग को याद होगा हेस्टिंग्स के समय 3+1 था, पिट्स इंडिया एक्ट 4+1, बाद में एक लॉ मेंबर 33 और बाद में कुछ और मेंबर केवल लॉ के पर्पज से।
तो ये जो ग्रुप था ना, जो लॉ बनाने के लिए बैठता था एक साथ, ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप धीरे धीरे अपने आप को पार्लियामेंट समझ लिया था और हर कानून का 3 रीडिंग होता था। ये लोग कई बार एग्जीक्यूटिव से डॉक्यूमेंट मांगते थे, डॉक्यूमेंट दिखाओ, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कई बार जो होता था वो पैसा रोक लेते थे, कई बार एग्जीक्यूटिव को बुलाते थे कि जवाब दो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 53 का एक्ट था, इसमें जो बॉडी थी, कानून बनाने वाली बॉडी, ये अपने आप को धीरे धीरे काफी स्ट्रांग कर ली थी। उसको कमजोर करना जरूरी था क्योंकि एग्जीक्यूटिव को काम करने में दिक्कत हो रहा था, ठीक। इसलिए उसको कमजोर करना था, ये भी एक कारण था कि इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया, ठीक। इवन कई बार ये लोग जो होम गवर्नमेंट था ना, वो उसका विशेष के अगेंस्ट भी काम करते थे, अपने को पूरा ही पार्लियामेंट समझ लिए थे। ठीक है, तो ये सब है रीजंस। इन रीजंस के कारण जो था वो डिसाइड किया गया कि इन प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफाई करके और एक नया कानून लाएंगे। दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट। वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो चेंजेस होम गवर्नमेंट में तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे हम इस मैप को हटा रहे हैं। तो यहीं पर एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। हाँ, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं बंगाल में, कलकत्ता में। तो वायसराय का काउंसिल में काउंसिल कहां पे देख रहे हैं अभी हम लोग? एट सेंट्रल लेवल, चेंजेज प्रोविजंस एट सेंट्रल लेवल। वायसराय काउंसिल in Viceroy Council, one additional member, but a law expert, was added. So number became 5. गवर्नर जनरल, वायसराय गवर्नर जनरल एक ही आदमी होता था, आपको पता है। गवर्नर जनरल could make rules for convenient transaction of business. बोला ये गया कि गवर्नर जनरल जो होगा वो फॉर कन्वेनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ये रूल्स बना पाएगा। यानी मुद्दा केवल ये है कि अभी तक 53 का एक्ट तक कोई भी मुद्दा अगर होगा तो उसका डिस्कशन पूरा का पूरा काउंसिल में होगा। कुछ भी अगर लॉ बनाना है तो पूरी काउंसिल बैठेगी। कैनिंग क्या किया, इसका यूज किया कि आई कैन मेक रूल फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। तो बोला कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हम अलग अलग जो हमारा काउंसिल है उस काउंसिल में अलग अलग पर्सन को हम अलग अलग काम दे देंगे, डिपार्टमेंट्स।
मिलिट्री डिपार्टमेंट आपका, फॉरेन रिलेशनशिप आपका, करेंसी आपका, पोस्टल डिपार्टमेंट आपका। डे टू डे बिजनेस यू विल हैव टू एडमिनिस्टर। आपका नॉन इंपॉर्टेंट अगर कुछ है बहुत ज्यादा, या बल्कि आप उसके के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, और आपका काम होगा उसको डिफेंड करना कि आप क्या किए, क्यों किए। आप पोस्टल डिपार्टमेंट मिल गया, आप नया लाइन बिछवाने के लिए एक प्रपोजल रेडी किए, तो आप कीजिए रेडी, आप रेडी कीजिए और आप लेकर के आइए, पास कराइए और एग्जीक्यूट कराइए, एग्जीक्यूट आप कराइए। ठीक है, तो अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है वही मैटर्स पूरी काउंसिल एक साथ डिस्कशन करेगी। सरकार चलाने के बारे में बात हो रहा है। सरकार चलाते समय हर बार कैबिनेट का मीटिंग नहीं होगा। कैबिनेट के मीटिंग्स केवल एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स में ही होंगे, बाकी काम जो होंगे वो काम मिनिस्टर के लेवल पे चलते रहेंगे। ठीक है, मिनिस्टर विल हैव मच इनिशिएटिव। तो एक तरह से देखा जाए जो मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम है, ए मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम का शुरुआत यहां से होता है। ठीक, जिसका कि सब मिनिस्टर्स को अपना अपना काम दिया हुआ होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी पोर्टफोलियो बांट दिया, आपका पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो, अपना अपना संभालिए। हम लोग सब इकट्ठे तभी होंगे जब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो है departments were assigned to the members of council। पोर्टफोलियो सिस्टम एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट से आया था। मतलब आप लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि किस लेवल पे यूपीएससी क्वेश्चन देता है। वैसे जनरली स्टूडेंट इग्नोर कर देगा सब बात को। तो नाउ फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम। तो कैनिंग जो था रूल बना करके और ये काम किया। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नर कैन मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक, वो वहीं से चला आ रहा है, उस रूल को यूज किया ये कैनिंग। नहीं आज लास्ट में पढ़ेंगे, अभी आएंगे। हाँ कैनिंग था। 58 में हटा कौन बताया आपको? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके बाद उसका नाम हो गया वायसराय, इसलिए उसको बोलते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वहां से इसका नाम हो गया वायसराय। हालांकि नाम चलता रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी, बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल जो था ना वो सब हट गया। ये नया गवर्नर जनरल था, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कैनिंग, क्योंकि जब अपॉइंट हुआ था ना तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ था, और आप मानिए कि जब रिटायर हुआ तो एज ए वायसराय रिटायर किया। फर्स्ट वायसराय भी होगा, क्योंकि वही आदमी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया था ना, उसी को बोला गया कि तुम वायसराय है अब। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है कि फॉर पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन 5 लोग तो काउंसिल में थे। दैट वाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मिनिस्टर और मिनिस्टर प्लस बोला गया कि
6 से 12 लोग, बिटवीन 6 to 12 to be additional members to be nominated by Governor General. At least half of additional members to be non-officials. बता रहे तो यहाँ पे पहले तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा गवर्नर जनरल और उसके 5 एग्जीक्यूटिव काउंसलर, एक नया ऐड हुआ अभी ताजा काउंसिल गवर्नर जनरल, और उसके 4 तो काउंसिलर पहले से थे, एक ऐड कर दिया, 5 हो गए। ठीक है, कानून बना, ये लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। कानून बनाते समय इनके साथ में 6 लोग से 12 लोग के बीच अप टू 12, मिनिमम 6 अप टू 12 जो होते थे, ये मिल जाते थे बॉडी। दिस वाज द बॉडी टू मेक लॉस। देखिए ये लोग जो है ना, ये लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इन एग्जीक्यूटिव बॉडी को मिला दीजिए 6 लोगों के साथ, या गवर्नर जनरल का मर्जी होगा तो 12 लोग भी हो सकते हैं, उसी के बीच में कुछ होंगे। ये लोग जो होंगे ये डेलिब्रेटिव बॉडी है, कानून बनाने वाली बॉडी है। अब इसको बोला गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले इसको बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इसका नाम हो गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब एक नया टर्मिनोलॉजी आया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे अभी होता है ना कि मिनिस्टर्स होते हैं, और मिनिस्टर भी तो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, तो पार्लियामेंट में तो कुछ लोग हैं ना ऐसे जिनका काम केवल और केवल कानून बनाना है, मिनिस्टर का काम नहीं करते। लेकिन ये यहाँ पे जो 5 लोग हैं ये दोनों काम करेंगे, मिनिस्टर्स एज वेल एज लॉ मेकर्स, जैसा भी सिस्टम है। क्या तमन्ना समझ में आ रहा है? तो ये जो है रिपीट कर रहे हैं, ये 5 लोग जो है, ये 5 लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं। इन इसके साथ मिला दी जाए और लोगों को 6 से 12। हाँ, वो गवर्नर जनरल टू भी लिखे हैं ना, टू भी नॉमिनेटेड गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा। साथ में बोला गया कि अगर नॉमिनेट करना तो ध्यान रखना कि आधा कम से कम सरकारी अधिकारी ना हो, बाहर से लाना। इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन लाना, बाहर से लाना। इंडस्ट्रिस्ट को लेके आ जाएगा, किसी राइटर को लेके आ जाएगा, अंग्रेजी होगा, ठीक है। लेकिन कैनिंग इसका यूज करके इंडियन लोगों को लाना शुरू किया, ठीक है। पहली बार जो था वो 1862 में 3 इंडियन को लाया कैनिंग, राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनाकर राव। हमको जहां तक याद है सिंधिया का यह मंत्री था दिनाकर राव, अगर टिक हम याद कर रहे हैं तो ये मंत्री लोगों को, राजा लोगों को लेकर के आया। हम शुरू में क्लास में बोले कि इंडियन लोगों को एसोसिएट करने के लिए लॉ लाया गया था। लॉ में लिखा नहीं था कि इंडियन लोगों को लाना पड़ेगा, लेकिन कैनिंग लाया क्योंकि एक्चुअली एम था कि कुछ इंडियन लोगों को जगह दिया जाए। तो इफ इट इज फुल स्ट्रेंथ यानी 12, 5, 17, तो 17 में 3 इंडियन दिखेंगे। इफ इट इज एट लीस्ट स्ट्रेंथ
तो 6 5 11, 11 में 3 दिखेंगे, थोड़ा सा लाया, लेकिन राजा लोगों को लाया। गवर्नर जनरल को पावर दिया गया कि टू इशू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इफेक्टिव फॉर 6 months। बोला गया कि गवर्नर जनरल इमरजेंसी में बना पाएगा, ऑर्डिनेंस निकाल पाएगा जिसका 6 महीना तक वैल्यू रहेगा, 6 महीने तक इफेक्टिव रहेगा। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एक्ट ऑफ 1861। एक्ट ऑफ 1861 में अभी हम लोग सेंट्रल लेवल पे पढ़ लिए कि यहाँ पे क्या चेंजेज हुए कानून बनाने से रिलेटेड, और इसमें हम लोग देख लिए अभी तक कि पहले तो कारण पढ़ लिए थे, खैर ये पढ़े हम लोग कि वायसराय का काउंसिल में एक आदमी एक्स्ट्रा आया, ये पढ़ लिए कि पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ इस कानून के कारण, ये भी देखे कि इंडियन लोग एसोसिएटेड हुए इस कानून के कारण। ये था सेंट्रल लेवल पे। अब आते प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे काउंसिलें तो थी, ठीक, तो अब आते हम लोग यहाँ पे था प्रोविजंस फॉर सेंट्रल लेवल। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोविजंस फॉर प्रोविंशियल लेवल। प्रोविजंस फॉर प्रोविंशियल लेवल। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो एडिशनल मेंबर्स थे, एडिशनल मेंबर्स वो बोला गया 4 to 8 होंगे। फिर वही बात, टू बी नॉमिनेटेड बाई गवर्नर, यहां पे तो गवर्नर हो जाएगा ना प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, गवर्नर जनरल तो नहीं होगा ना, गवर्नर हो जाएगा। हम प्रोविंशियल लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक। एक जो चेंज आया यहां पे कि लॉ मेकिंग पावर was restored to the provinces। अब देखिए यहाँ पे जो हम सेकंड पॉइंट लिखे थे वो पॉइंट यहाँ पे उसको ठीक कर दिया कि पहले 1833 का एक्ट से, यहाँ पे एक पहले लिखे थे ना एक पॉइंट कि 1833 का एक्ट से प्रोविंसेस का लॉ मेकिंग पावर को छीन लिया था ना, छीना था ना, वो पावर 1861 में वापस लौटा दिया। अब ये लॉ बना पाएंगे। जो कमी में जो था लेकिन आए तो कमी को दूर कर रहा है यहाँ पे। हाँ, जो 4 to 8 मेंबर्स लाने का बात था वो उसी में लेजिस्लेटिव पावर। हाँ, जैसे वहां पे यहाँ पे ठीक, ऐसे पहले 1+2 होते थे वहां पर, वो तो एग्जीक्यूटिव हो गया और एडिशनल मेंबर ला देगा यहाँ पे। ऐसे पहले से यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे जो था वहां पर 1+2 का सिस्टम था। वहां पे जैसे 1+4 का था ना कलकत्ता में, 1+4, यहाँ पर 1+2 का था। अब यहाँ पे बोला 4 से 8 जोड़ लेना एडिशनल मेंबर। 1+2 तो हो गया एग्जीक्यूटिव, वो 3 + 4 7 या 3 + 8 11। क्या सिला? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इस एरिया के लोग जो कानून बनाएंगे ना यहाँ के लिए, वही सिस्टम यहाँ पे क्या 3 लोग पहले से होते थे कानून बनाने वाले, और एडमिनिस्ट्रेशन का पहले तो कानून बनाने ही नहीं दिया जाता था, वो तो छोड़िए, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। इनमें बोला गया कि 4 से लेकर के 8 का बीच में और ऐड कर लेना, इसमें गवर्नर को पावर दिया गया। जैसे वहां पर जो बात बताए थे वही बात यहाँ पर भी, यानी यहाँ भी इंडियन लोगों को चाहे जाए तो लाया जाएगा।
ठीक, एक बात क्या बोले अभी हम कि लॉ मेकिंग पावर को वापस कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब जो सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी 1833 में टॉप में पहुंच गया था, वो टेंडेंसी उल्टा होना शुरू हुआ। क्या सुना? सेंट्रलाइजेशन 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 73 से शुरू हुआ, एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंचा 1833 में। सेंटर इज ऑल पावरफुल, प्रोविंसेस आर वेरी वीक। रिवर्सल पॉइंट 1861, स्टेट्स पावर लो, रिवर्सल बढ़ते चला गया। ठीक है, इतना बढ़ा कि 1919 में बोला गया कि स्टेट्स जो डायरकी हो जाएगा। फिर और इतना बदला कि 1835 में तो फुल ऑटोनॉमी दे दिया। तो ये भी एक ढलान में उतर गया है। एक चढ़ाई था जिसमें कि सेंटर पूरा पावर ले ली थी। 1861 एक ढलान शुरू होता है जहां पर कि अब प्रोविंसेस को पावर दिया जा रहा है। एक प्रोविंसेस जो थे वो कानून बना सकते थे, लेकिन needed approval of assent of GG। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिया गया, लेकिन बोले ना कि धीरे धीरे हुआ है, कि धीरे धीरे करके 1935 का एक्ट तक हम लोग पहुंच गए। लेकिन वो कानून बनाएंगे, उसका कानून बना के भेज देंगे गवर्नर जनरल को, साइन कर देगा तो कानून लागू होगा। पहले तो कानून ही बना, देखिए 1833 के बाद वो कानून बना ही नहीं सकते थे। अब उनको बोला कानून बनाओ, कानून बना करके गवर्नर जनरल को भेज दो, वो साइन कर देगा तो कानून लागू हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए मद्रास के लोग, यहाँ के लोग डिसाइड करते हैं कि डोसा नहीं खाएंगे, किसी को नहीं खाना है, किसी दुकान में डोसा नहीं बनेगा, तो पहले लोग कानून नहीं बना सकते थे। हम तो अंग्रेजी सरकार है ना, अंग्रेजी सरकार तो लोगों को परेशान करेगी, तो हम परेशान करवा रहे हैं लोगों को। तो यहाँ के लोग जो है वो यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि डोसा पर बैन कर दिया जाए। तो कानून पहले जो था 1833 के बाद वो कलकत्ता भेजेंगे अपना बात कि बना दीजिए ना कानून। ठीक, अभी क्या होगा कि कानून यहाँ खुद बना लेंगे और गवर्नर जनरल अगर उस पर साइन कर दिया तो हो जाए। ठीक, कभी कभी किसी किसी मैटर में कानून बनाने के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर जनरल का जरूरत पड़ता था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें कि कानून बनाने से पहले ही प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे हमारा आप ले लीजिए बजट जैसे होता है, ठीक है, उसी तरह का कुछ प्रोविजन था। तो सम मैटर्स नीडेड, सम मैटर्स, तो सम मैटर्स में यहां पे हम कुछ लिख दे रहे हैं। करेंसी, मिलिट्री अफेयर्स, etc. needed prior approval of governor, governor general for law making। ठीक है, तो जो टेंडेंसियां थी वो बदल गई, यानी कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी से डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शुरू हुआ है। अब क्या है, नो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। कौन किस मैटर पे कानून बनाएगा ये नहीं बोला गया कि कौन किस पे बनाएगा। जनरली क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर में बता दिया जाता है कि तुम इस मैटर पे कानून बनाओगे, तुम इस मैटर पे कानून बनाओगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया, यानी कि हर सब्जेक्ट पे दोनों बना सकते थे। गवर्नर जनरल किसी भी सब्जेक्ट पे पूरा इंडिया के लिए कानून बना सकता था, और प्रोविंसेज
किसी भी सब्जेक्ट पे अपना प्रोविंस के लिए कानून बना सकते थे। यानी ऐसा नहीं है कि मिलिट्री मैटर्स पे, जैसे अभी आज का आधुनिक काल में मिलिट्री से रिलेटेड कानून तो सेंटर बनाती है, लेकिन उस जमाने में बोला गया कि मिलिट्री से रिलेटेड कानून मद्रास वाले ही बना पाएंगे, लेकिन वो कानून केवल मद्रास में चलेगा। सोचिए कि नया बटालियन खड़ा करना है, नया फोर्स क्रिएट करना है, तो मद्रास वाले बना लेंगे कानून, गवर्नर जनरल ही बना पाएगा। अगर गवर्नर जनरल बना देगा तो पूरा इंडिया में लागू होगा, और मद्रास वाले बनाएंगे तो मद्रास में लागू होगा। सब्जेक्ट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। गवर्नर जनरल वहीं से बैठे बैठे नारियल तेल को बैन कर सकता है, कलकत्ता से बैठे बैठे। हालांकि है मैटर लोकल, लोकल वाले अगर बैन करेंगे नारियल तेल को तो लोकल लेवल पे करेंगे, ठीक है, उनका लोकल में चलेगा। और अगर वो बनाएगा, अगर वहां बना दिया, लोकल नहीं बनाया है, तो अगर कलकत्ता में बनेगा कानून तो पूरा इंडिया में बैन हो जाएगा। एक सब्जेक्ट्स का डिवीजन नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट का डिवीजन है कुछ। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल कैन लेजिस्लेट फॉर होल ऑफ इंडिया regarding any subject। और आप यहां पर लिख सकते हैं कि गवर्नर इन काउंसिल कैन लेजिस्लेट फॉर द प्रोविंस रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट। नेचुरली, हाँ। इस कानून में और भी बातें थी कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी क्रिएटेड, बोला गया कि और भी बनाइए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए बंगाल में, मतलब केवल बंगाल के लिए प्रोविंशियल, समझ पा रहे ना, ये तो सेंट्रल हुआ ना, क्या नहीं समझ में आया? दिल्ली में कितना काउंसिल है? एक है। दिल्ली में कितने जगह पे लोग बैठते हैं कानून बनाने के लिए? कहाँ कहाँ? नहीं, एक ही बिल्डिंग है, वो एक ही बिल्डिंग है, और कोई कानून नहीं बनता है। हाँ, तो ऐसे बंगाल का आप सोच लीजिए, सोच लिए कि नहीं सोच लिए? मतलब कि बंगाल में एक काउंसिल है दैट विल लेजिस्लेट फॉर होल ऑफ इंडिया, और एक और भी बनाया गया बंगाल के लिए जो बंगाल का खाली कानून बनाएगी। एलजी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, काउंसिल कहाँ था? ठीक है, पहले एक ही काउंसिल था, अब काउंसिल बंगाल में बना, अलग से काउंसिल बना। तो बंगाल का काउंसिल बना 1862, फिर बना नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1886, और बना 1897 में पंजाब। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पंजाब, यानी अब अलग अलग असेंबलियां, इधर अभी तक 3 असेंबली देख रहे थे, अब हम लोग को 6 असेंबली मिल जाएगा। बंगाल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की सब बात थी और बनाया भी गया। अब हम लोग इवैल्यूएशन कर लेते हैं एक्ट का। हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट। ये जो बॉडी बनाई गई थी, हम लोग इंपीरियल का पढ़ लेते हैं, प्रोविंसेस का खुद समझ लीजिएगा। इंपीरियल इवैल्यूएट कर रहे हैं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रियलिटी में इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट, रत्ती भर भी पार्लियामेंट टाइप की नहीं थी, इट वाज मेयरली एडवाइजरी बॉडी, ठीक, ओनली एडवाइजरी बॉडी।
क्यों? couldn't discuss financial matter. No control over budget. Important matters could be discussed only after previous approval of government. No control over executive. Governor General's assent over bill was needed. Secretary of State could disallow bills. सेक्रेटरी को हम ऐसे लिख देते हैं, आप लोग सेक्रेटरी कर लीजिए। बोलते ये था, हम लोग पहले ही प्रॉब्लम पढ़े लिए थे कि 1853 के एक्ट के बाद जो काउंसिल्स थी वो बड़ी मजबूत हो गई थी, एग्जीक्यूटिव को बहुत परेशान करते थे, सीक्रेट मैटर मंगा लेती थी, कई बार पैसा नहीं देती थी, अपने आप को पार्लियामेंट ही समझने लगी थी। और इसी को तो हम वीकनेस बताए थे, इसको तो दूर करना था। 1860 में दूर कर दिया। कहने को कानून बनाते समय डिस्कशन होता था। अच्छा वो लिख लीजिए, हम इस चैप्टर का नोट सप्लाई करेंगे क्योंकि स्नेल में इकट्ठा नहीं मिलेगा कहीं, वो सब बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ तो बोले, हम ये बता रहे थे कि 1853 के एक्ट में एक वीकनेस था, या उसके बाद जो घटनाएं हुई वो एग्जीक्यूटिव के लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि उस समय जो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने हाथ में बहुत ज्यादा पावर ले ली थी। वो एग्जीक्यूटिव को सप्लाई रोक देती थी, एग्जीक्यूटिव से सीक्रेट पेपर ही मांगती थी, एग्जीक्यूटिव से सवाल करती थी। यहां बोल दिया गया कानून बनाओ, एग्जीक्यूटिव से सवाल मत करो, कानून बनाइए आप। एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, आप उसे नहीं पूछ सकते, ठीक है, वो वाला प्रॉब्लम खत्म। एक केवल और केवल देखा जाए तो एक ऐसा सेंस दे रहा था आप कि कानून बनाते समय बातचीत होता है। रियलिटी में सरकार का पोजीशन को डिक्टो करना इनका काम था। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है वो गवर्नर जनरल बोलेगा तभी डिस्कशन होगा, नहीं तो डिस्कशन ही नहीं होगा। गवर्नर जनरल बोल देगा कि मैटर इट कांट बी डिस्कस्ड, नहीं होगा। फाइनेंशियल मैटर आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बजट पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक। इसके अलावा आप कानून पास कर दीजिए, गवर्नर जनरल उस पर एसेंट नहीं देगा, कानून नहीं बनेगा। अगर गवर्नर जनरल एसेंट दे भी दिया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी पावर था कि उसको बोले नहीं, हम इसका डिसअलाउ करते हैं। यानी कि बॉडी जो बैठ रही है कानून बनाने के लिए, ये काफी कमजोर बॉडी है। कैसी ला समझ में आ रहा ना?
ठीक है, काफी कमजोर बॉडी है। तो ये जो है इसको पार्लियामेंट टाइप का कुछ भी समझने का हम भूल नहीं कर सकते। और बाद में जो हमारे नेशनलिस्ट लोग थे यही सब तो डिमांड किए, बोले कि काउंसिल में इंडियन लोगों को ज्यादा लाओ, इलेक्शन के लिए साथ लाओ और बजट पे कंट्रोल दो। अगर बजट हम नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम टैक्स क्यों दें? ठीक, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बाद में इंडियन लोग बोलना शुरू किए। तो एक बड़ा चीज है ना कि हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव बजट में कौन क्या खर्चा होगा बोल ना पाए, तो फिर टैक्स ही मत लो, ये बोलने का बात है। ठीक है, बाद में हुआ। तो ये जो था इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। एक पॉइंट, सॉरी, इट वाज नॉट, it didn't make executive accountable. It was not mini parliament. नहीं, किसी हालत में नहीं। हाँ, कहाँ पे? एक ही बात है, वो चलेगा। गवर्नमेंट, हाँ, आगे चले। अगला बात ये है कि दिखाया ये गया कि इंडियन लोगों को लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग देख चुके कि जो इंडियन लोगों को लेते थे दे वर जमींदार्स, या बल्कि किंग्स लिखते हैं, किंग्स, मिनिस्टर्स, जमींदार्स। तो इंडियन लोगों को ले भी लिए तो क्या, दे रिप्रेजेंट इलीट इंटरेस्ट। जनता का आवाज तो बिल्कुल नहीं है ये। मतलब मिनिस्टर्स, राजाओं का मिनिस्टर्स, दिनाकर राव। तो केवल देखा जाए अगर तो 62 से 92 तक, 62 से 92 तक होता है 30 साल। 30 साल में 45 इंडियंस गॉट नॉमिनेटेड। इसका मतलब है एक साल में 1.5 इंडियन, 2 साल में 3 इंडियन को मौका लग रहा है। ठीक है, ये जो इनका पोजीशन होता था वो 2 साल तक होल्ड करते थे। ठीक है, जो नॉमिनेशन होता था ना वो 2 साल के लिए होता था। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि 2 साल में एवरेज 3 इंडियन को मौका मिल रहा है। इतना बड़ा देश में 3 इंडियन, और उस 3 इंडियन में जो अंग्रेज कितने हैं? तो अंग्रेज अगर आप कुल मिला करके 12, 5, 17 कर देंगे तो 17 में 14 अंग्रेज, 3 इंडियन। और बहुत ज्यादा अगर लिबरल होगा तो 11 में 3 इंडियन, बाकी तो अंग्रेज। ठीक, तो ये जो था ये छलावा था देखा जाए तो ये लोग जो होते थे हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही वोट करते थे, हमेशा। ये जो इंडियंस थे वो हमेशा विदाउट फेल गवर्नमेंट जो चाहेगी उधर वोट करेंगे। एक इसी तरह के एक नॉमिनेटेड पर्सन था राजा दिग्विजय सिंह। और बलरामपुर। ये भी चुने गए, राजा दिग्विजय सिंह चुने गए, मतलब नॉमिनेट किए गए। इनको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था। ठीक, चुन लिए गए। तो इनसे पूछा गया कि आप कैसे समझते हैं, कैसे वोट करते हैं? तो बोले कि गवर्नर जनरल की तरफ देखते रहते हैं, जब हाथ उठाता है तो हम भी उठा देते हैं, और जब हाथ गिराता है तो हम भी गिरा देते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों को उठा करके लाए थे काउंसिल में। तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन का तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावे मीटिंग भी इतना कम होता था कि ये बॉडी जो थी वो कुछ खास काम की नहीं थी। कुल मिलाकर के 1892 तक
केवल 25 दिन मीटिंग हुआ था। तो एक साल में 25 दिन केवल मीटिंग होता था एवरेज। ठीक, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरी बात आपको बता ही दी है कि इंडियंस हैड नो वॉइस। चलिए अगर उसको वॉइस को मान भी ले कि राजा महाराजा का वॉइस था इंडियन लोगों का, तो नो वॉइस इन एडमिनिस्ट्रेशन। कि ठीक है, कानून बनाने में तो थोड़ा बहुत 3 लोग को भी लेके आए, लेकिन सरकार चलाने में तो कुछ नहीं, मंत्री तो थे नहीं है। तो इट वॉज डेस्पोटिज्म। तो क्या कुछ इंडियन लोगों को जो पढ़े लिखे थे, जो राजा महाराजा नहीं थे, क्या उन लोगों को मौका मिला? लेकिन वो बहुत ही कम। जिन लोगों को मौका वैसे लोगों को मिला, सैयद अहमद खान, स्टिल दे वर फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बट इंटेलेक्चुअल्स थे ये। कृष्णदास पाल, एक दो ही नाम लिख रहे, और रास बिहारी घोष, इन लोगों को जगह मिला। कुछ ही पढ़े लिखे लोग जो थे वो असेंबली में आ पाए। तो ठीक है, वोटिंग, हाँ, डेस्पोटिज्म का निरंकुश था, ऑटोक्रेसी। अब मुद्दा ये है कि एक्चुअल वोटिंग में कैसे किए इंडियन लोग वोटिंग, उसको देख लेते हैं। तो ये लोग इंडियन इंटरेस्ट में नहीं वोट किए। हमारी जो सरकार थी, अंग्रेज सरकार एक लॉ लाई थी, दैट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब हो गया जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे उन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। देसी भाषा यानी कि इंडियन लोगों के अगेंस्ट में है, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में एक मेंबर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का था, एक ही आदमी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका जो एक पर्सन था दैट वाज महाराजा ज्योतेंद्र मोहन टैगोर। ये वोटेड इन फेवर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के फेवर में वोट किया। तो सारे इंडियन लोग जो थे, वो मतलब जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध कर रहे थे। और ये आदमी जो था वहां पर इंडियन, बोला जाए तो इंडियन लोग बैठे हुए, दे रिप्रेजेंट इंडियन वॉइसेस, बट दे वोटेड इन फेवर ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी तरह से 1885 में एक टेनेंसी बिल आया, टेनेंसी बिल का मतलब हो गया जो जोतदार है, जो जमींदारों का जमीन पे खेती करते हैं, उनको कुछ पावर दिया जा रहा था। तो जो इंडियन मेंबर थे वो विरोध किया। ठीक, क्योंकि ज्यादा जमींदार लोग थे। अगर जमींदार लोग असेंबली में बैठे हुए हैं तो जमीन का जमींदारी में जो खेती करने वाले लोग हैं, अगर उनको कुछ पावर दिया जाएगा, जैसे खाली नहीं कराया जा सकेगा, तो नेचुरल जमींदार लोग विरोध करेंगे। तो जमींदार लोग इसका विरोध किए, जबकि ये प्रो टेनेंट था। हाँ, नेचुरली, मतलब वही दिखा ये रहे हैं कि जो इंडियन लोगों का एसोसिएशन था, मतलब इंडियन लोग जो बोले कि लॉ बनाने में है, ये बिल्कुल बेकार था। ये एज गुड एज ब्रिटिश लोग ही वहां पे काले वाले बैठे हुए थे। इंडियन मेंबर्स अपोज्ड रिडक्शन ऑफ सॉल्ट टैक्स। recommended
रिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। जो गरीब आदमी का काम का चीज है ना, सरकार बोलते हैं नमक पे थोड़ा टैक्स कम कर दे, लेकिन ना, नमक पे मत कम कीजिए, व्यापारियों पर कम कर दीजिए। वही है लोन वेवर या फिर कॉर्पोरेट टैक्स को कम हमारी सरकार करती ही है ना, हमारा बढ़ाती है और कॉर्पोरेट का कम करती है। अभी तो हमारी सरकार मतलब जनता की सरकार होने के बाद ये हाल है। तो उसी तरह से 1888 में यहाँ नाम भी है हमारे पास, दो लोग थे, पियरी मोहन मुखर्जी (1882) में जो लोग थे उनका नाम दे दे रहे हैं, ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर, वो तो वहीं पे लिखा हुआ है, और दुर्गाचरण लाहा कहाँ गया? 1888 नाम उसका ज्योतिन्द्र, वो एक वो, और इस 1882 में दो आदमी लोग इसमें इन्वॉल्व है, दुर्गाचरण लाहा, दुर्गाचरण लाहा। और यहां पर 1888 में जो लोग इन्वॉल्व हैं, पियरी मोहन मुखर्जी, पियरी मोहन मुखर्जी और देनसॉ पेती, देनसॉ पेती, ऐसे पेती लिखे हैं बट पढ़ा तो पेती ही जाएगा, पेती। तो देनसॉ पेती ये लोग जो थे सपोर्टेड इंक्रीज ऑफ सॉल्ट टैक्स, ऑफ सॉल्ट टैक्स। दुर्गाचरण लाहा यहाँ पे, ये इसमें, ये दोनों, ये और दुर्गाचरण लाहा, समझ गई? ये आदमी और वो आदमी मिलकर के ये सब काम किए, अपोज्ड रिडक्शन ऑफ सॉल्ट टैक्स। और यहाँ पर ये दो लोग, पियरी मोहन मुखर्जी और देनसॉ पेती, सपोर्टेड इंक्रीज इन सॉल्ट टैक्स। 1888 ना, हाँ 1888। तो अब हम लोग 1888 तक पहुंच गए। आपको तो पता है 1885 में कांग्रेस बन गया था, यानी कि नेशनलिस्ट लोग तो थे। अब ये लोग जब अपना जब मीटिंग होता था तो इन जमींदारों का मजाक उड़ाते थे कांग्रेस वाले। जैसे मदन मोहन मालवीय 1819 में बोले कि हमको नॉन ऑफिशियल मेंबर तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, भारत को नॉन ऑफिशियल मेंबर का जरूरत ही नहीं है, वैसे मेंबर जो कि जनता के साथ टच में नहीं है और जो जनता के साथ जिनका सिंपैथी नहीं है, और जो लोग इतना मोटा मोटा सैलरी लेते हैं सरकार से, उनसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता का फेवर में वोट करेंगे। कंटेक्स्ट यही दे रहे हैं हम कि अब उसको थोड़ा सा फाइनलाइज कर दे बात को, कि 1861 में जो कानून लाया गया, अभी लास्ट वाला मुद्दा को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इंडियन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन सरकार चुन चुन करके जमींदार लोगों को, राजा लोगों को, राजा के मंत्रियों को यहां पे ले आए, जो लोग इनवेरिएबली सरकार के पक्ष में ही वोट करते थे। कई लोग तो इसलिए सरकार के पक्ष में वोट करते थे क्योंकि उनको कुछ अता पता नहीं था, गवर्नर जनरल हाथ उठाता था तो हाथ उठा देते थे, नीचे कर देता था नीचे कर देते थे। और जिन लोगों को समझ में था उन लोगों को जनता से कोई सिंपैथी नहीं था, वो अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। सॉल्ट टैक्स का रिडक्शन हो विरोध कर देंगे, सॉल्ट टैक्स का बढ़ाना हो समर्थन कर देंगे, मर्चेंट्स पे और प्रोफेशन पे बोलेंगे टैक्स कम कर दीजिए। तो कांग्रेस जब 1885 में जब बनी, या उसके पहले भी देखा जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो पहले से एक्टिव थे, तो ये लोग जो थे ना, वो टेनेंट का फेवर में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह, ये कानून बनाना चाहते थे, लेकिन वो कानून तो उल्टा ये लोग बना देते थे, इंडियन लोग ही। तो कांग्रेस बनने से पहले जो नेशनलिस्ट थे वो भी चाहते थे कि ये जो लोग जो घुस रहे हैं इनको इनका घुसना रोका जाए,
और जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, एटलीस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। कांग्रेस बन जाने के बाद कांग्रेस का प्लेटफॉर्म से इस सिस्टम का विरोध होना शुरू हो गया कि एक जो बात हुआ कि काउंसिल को एक्सपैंड करो और उसमें इलेक्टेड एलिमेंट्स लाओ, नॉमिनेट करके तो राजा महाराज को ले आ रहे हो कि जो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट यहां यह भी समझ लीजिएगा कि यहां पर जनता का मतलब वो गरीब जनता नहीं है, यहां जनता का मतलब है पॉलिटिकली एक्टिव इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि शुरुआत में जनता पार्टिसिपेट नहीं की थी। गांधी के आने के बाद ही जनता, देखा जाए तो जनता का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ है। तो ये लोग चाहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिबरल एजुकेशन लिए हुए हैं, जो ब्रिटेन से पढ़ के आए हुए हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। वो कैसे होगा? थ्रू इलेक्शंस। तो ये डिमांड किए कि इलेक्शन करा करके असेंबलीज में लोगों को एंटर किया जाए। और ये जो जमींदार लोग हैं, इन जमींदार लोगों का होना ना होना एक ही बात है, क्योंकि ये इंडियन लोगों के साथ सिंपैथी नहीं रखते। ठीक है, ठीक है, एक एक्ट कंप्लीट हो गया, हम सीट दे रहे हैं।